नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 1 मई 2021 और स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। आज सैटरडे है तो हिंदू में एक ही आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, इंडिया जापान रिलेशंस से संबंधित। एक एक्स्ट्रा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे डेली पायोनियर का काइमरिक रिसर्च से संबंधित साइंस एंड टेक का आर्टिकल है। और इस आर्टिकल में 2-3 बातें जो इंपॉर्टेंट हैं। देखो, डॉक्टर देवी शेट्टी काफ़ी फेमस डॉक्टर हैं इंडिया के। उन्होंने एक बात ये कही है कि सरकार का अभी ज़्यादा फोकस इस महामारी से निपटने में इक्विपमेंट्स पर है, जैसे ऑक्सीजन की व्यवस्था करना, लेकिन आने वाले समय में ज़्यादा आवश्यकता होगी डॉक्टर्स की, नर्सिस की। तो इसके बारे में सरकार को पहले से तैयार रहना चाहिए कि आने वाले दिनों में अगर केसेस बढ़ेंगे तो ऑक्सीजन तो आज नहीं तो कल सिक्योर हो जाएगी। सरकार काफ़ी कुछ इंपोर्ट भी कर रही है, मतलब टैंकर वगैरह सरकार इंपोर्ट कर रही है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर सरकार इंपोर्ट कर रही है। तो ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो सुचारू हो जाएगी आने वाले 10-15 दिनों में। लेकिन डॉक्टर्स और नर्सिस की आवश्यकता काफ़ी ज़्यादा रहेगी। पिछले साल जब ये महामारी आई थी तो एक सजेशन ये दिया था कि मेडिकल कॉलेजेस के फाइनल ईयर में जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा एग्रेसिवली ट्रेन करके वो इस महामारी से निपटने में अपनी सेवाएं दें। लेकिन उस समय कुछ एक्सपर्ट्स ने ये कंसर्न रेज किया था कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को ये हार्मफुल सिचुएशन में डालने वाली बात है। लेकिन अब देखो, अब जो प्रोटेक्टिव गियर हैं वो अच्छे खासी मात्रा में उपलब्ध हैं, कि कोई कमी नहीं है, जैसे पीपी किट्स, वैक्सीन भी अवेलेबल हैं। तो अब जो फाइनल ईयर के मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनको वैक्सीन देके और प्रॉपर इक्विपमेंट्स के साथ फील्ड में उतारा जाए तो देश और ज़्यादा मजबूत होगा इस महामारी से निपटने में। वो फेमस कहावत है कि देखो, इक्विपमेंट्स एक लेवल तक मदद करते हैं महामारी से निपटने में। इक्विपमेंट्स ज़रूरी हैं, जैसे ऑक्सीजन की कमी की वजह से हज़ारों जानें जा रही हैं, देख के कितना ज़्यादा दुख होता है। लेकिन अल्टीमेटली जान तो डॉक्टर्स को ही बचानी है। तो इसलिए बेड इंक्रीज़ किए जा सकते हैं, ऑक्सीजन वाले बेड इंक्रीज़ किए जा सकते हैं, लेकिन डॉक्टर्स नहीं होंगे तो वो खाली पड़े ऑक्सीजन वाले बेड्स क्या करेंगे। इसीलिए सरकार को इस मामले में पहले से तैयार रहना चाहिए, इससे पहले कि सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो जाए। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंडिया जापान रिलेशंस के बारे में है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, पहले बेसिक्स की हम बात करते हैं। ये हैं शिंजो आबे। ये पहले जापान के राष्ट्रपति थे, लेकिन अब इस्तीफा दे चुके हैं और अब जापान के राष्ट्रपति हैं योशिहाइड सुगा। जब देखो, शिंजो आबे जापान के राष्ट्रपति थे ना, तो इन्होंने चाइना की एग्रेसिवनेस के अगेंस्ट अलायंसेस बिल्ड करने पर फोकस किया। जैसे इनको लगता था कि चाइना को काउंटर करने में इंडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साथी साबित हो सकता है। तो शिंजो आबे के कार्यकाल में जापान और इंडिया के जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुए और इन्होंने ही क्वाड का आइडिया प्रपोज किया था। क्वाड जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 4 देश शामिल हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूएसए। इस क्वाड ऑर्गेनाइजेशन का आइडिया शिंजो आबे के द्वारा प्रपोज किया गया था। लेकिन जब इन्होंने जापान के प्राइम मिनिस्टर का पद छोड़ा तो फिर कुछ एक्सपर्ट्स डाउट व्यक्त कर रहे थे कि चाइना के अगेंस्ट जितना एक्टिव शिंजो आबे थे, क्या उनके सक्सेसर सुगा वो भी उतना ही एक्टिव होंगे चाइना के अगेंस्ट, या फिर चाइना को काउंटर करने में इनका इतना इंटरेस्ट नहीं होगा। तो अब हुआ क्या है, सुगा जो जापान के नए प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने यूएसए की यात्रा की और यूएसए में जब इनकी मुलाकात हुई यूएसए के राष्ट्रपति बाइडेन के साथ, और जिन बातों पे फोकस किया गया उससे ये जाहिर होता है कि सुगा भी शिंजो आबे की तरह चाइना के अगेंस्ट काफ़ी एक्टिव रहेंगे। क्या क्या निकल के आया, देखो, हमारे एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि यूएसए के राष्ट्रपति बाइडेन और जापान के प्राइम मिनिस्टर सुगा की बातचीत में क्या क्या निकल के आया, लेकिन जो कुछ निकल के आया उससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिया और जापान की रिलेशनशिप आगे कैसे बढ़ने वाली है। जैसे देखो, यूएसए के राष्ट्रपति बाइडेन और जापान के प्राइम मिनिस्टर सुगा दोनों ने अपनी मुलाकात में ये डिसाइड किया कि दोनों देश मिलकर काम करते रहेंगे ताकि साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, वहाँ पर चाइना की जो यूनिलेटरल एग्रेसिवनेस है उसको काउंटर किया जा सके, इंडो पैसिफिक रीजन में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को इंश्योर किया जा सके, और जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं जैसे 5G
क्वांटम टेक्नोलॉजी, जिसमें चाइना अपनी डोमिनेंस इस्टेब्लिश करना चाहता है। दोनों देशों ने मिलकर डिसाइड किया कि हम इन नई इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करेंगे चाइना का सामना करने के लिए। इसके साथ साथ जापान और यूएसए ने यह भी डिसाइड किया कि चाइना पर वो प्रेशर डालते रहेंगे ताकि चाइना आईपीआर राइट्स का सम्मान करे, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का सम्मान करे। और चाइना काफ़ी बार अपनी करेंसी को जो डिवैल्यूएट करता है एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए, ऐसा चाइना करना बंद करे, इसलिए भी प्रेशर डाला जाएगा चाइना के ऊपर। मतलब कहने का ये है, दोनों देशों के प्रीमियर्स ने ये डिसाइड किया, इस बात पर सहमति बनी कि मिल के और ज़्यादा एनर्जी के साथ चाइना की एग्रेसिवनेस का जवाब दिया जाएगा। तो ये थोड़ा सा हमने बैकग्राउंड डिस्कस कर लिया। ये बैकग्राउंड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे ही महामारी की सिचुएशन ठीक होती है, जापान के प्राइम मिनिस्टर सुगा जल्द ही भारत की यात्रा पर आने वाले हैं और उनकी भारत यात्रा कैसे रह सकती है, अब उसके बारे में आर्टिकल स्टार्ट होता है कि इंडिया और जापान की जो रिलेशनशिप है सुगा के कार्यकाल में किस प्रकार से इवोल्व हो सकती है। इसके बाद आर्टिकल में यह बताया जाता है कि जब जापान के प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर आएंगे तो मेनली देखो 5 इश्यूज पर फोकस रह सकता है। कौन कौन से वो 5 इश्यूज हैं? सबसे पहला इशू, जब देखो शिंजो आबे जापान के प्रधानमंत्री थे 2014 में और 2014 में मोदी देश के प्रधानमंत्री बने इंडिया के, तो दोनों देशों के बीच चाइना को बैलेंस करने के लिए कोऑपरेशन स्टार्ट हुआ। तो ये कोऑपरेशन आगे भी जारी रहेगा ऐसी उम्मीद है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री सुगा के साथ फ़ोन पे बातचीत की थी और उस बातचीत के दौरान जापान के प्रधानमंत्री सुगा ने साउथ चाइना सी में और ईस्ट चाइना सी में चाइना के जो यूनिलेटरल एक्शंस हैं, यानी चाइना जो अपनी मनमानी कर रहा है ईस्ट चाइना सी में, साउथ चाइना सी में, जिंगजियांग रीजन में जो उइगर मुस्लिम्स हैं उन पर चाइना अत्याचार कर रहा है और हांगकांग में भी लोगों के राइट्स उनसे छीने जा रहे हैं, प्रोटेस्ट को जबरन दबाया जा रहा है। इन सब इश्यूज़ पर जापान के प्रधानमंत्री सुगा ने कंसर्न्स रेज किए। और जैसा आपको पता है, इंडिया में भी गलवान वैली की घटना के बाद जो पब्लिक ओपिनियन है वो बहुत ज़्यादा कड़क है चाइना के अगेंस्ट। इसके बाद दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट ये था 2014 से इंडिया और जापान के बीच जो कोऑपरेशन चल रहा है चाइना को काउंटर करने के लिए, चाइना को बैलेंस करने के लिए, वो कंटिन्यू रहेगा। दूसरा पॉइंट देखो, पिछले 10 सालों में इंडिया और जापान के बीच जो मिनिस्ट्रियल लेवल कॉन्टैक्ट्स हैं बहुत ज़्यादा मजबूत हुए हैं। आज इंडिया और जापान के बीच 2+2 मिनिस्ट्रियल लेवल मीटिंग्स का प्रोविज़न है, यानी दोनों देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स और डिफेंस मिनिस्टर्स आपस में मुलाकात करते हैं और सिक्योरिटी इश्यूज़ पर चर्चा करते हैं। दोनों देशों ने कई सारे एग्रीमेंट्स साइन किए हैं, जैसे एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट, लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट। इसके अलावा दोनों देशों के बीच जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज ऑर्गेनाइज होती हैं, जैसे मालाबार एक्सरसाइज, जिसमें दूसरे देश फॉर एग्जांपल यूएसए और अब ऑस्ट्रेलिया भी पार्टिसिपेट करते हैं। दोनों देश ये चाहते हैं कि इंडो पैसिफिक रीजन फ्री और स्टेबल रहे और चाइना अपनी मनमानी ना करे, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को नुकसान ना पहुंचाए चाइना इंडो पैसिफिक रीजन में। तो इस दृष्टिकोण से दोनों देशों के लिए क्वाड जो है सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के लिए एक अहम पिलर के रूप में इमर्ज होकर आ रहा है। इंडिया के लिए क्वाड की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, जापान के लिए भी क्वाड की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा देखो, दोनों देशों के प्रीमियर्स मुलाकात जब करेंगे तो फोकस इस बात पर भी होगा कि डिफेंस टेक्नोलॉजी और एक्सपोर्ट को लेके अभी कोऑपरेशन काफ़ी कम है, इस कोऑपरेशन को मजबूत बनाया जाए, यानी डिफेंस से संबंधित जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको आपस में शेयर किया जाए और जापान हमें लेटेस्ट मिलिट्री इक्विपमेंट्स एक्सपोर्ट करे, इसको लेके भी बातचीत हो सकती है। इसके बाद आता है तीसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट में कहा जाता है कि दोनों देश, जब दोनों देशों के प्रीमियर्स की मुलाकात होगी तो नए नए इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी और इवन साइबर सिक्योरिटी जैसे सेक्टर्स में भी कोऑपरेशन को कैसे मजबूत किया जाए, इस बात पर भी बातचीत हो सकती है। जब शिंजो आबे जापान के प्रधानमंत्री थे तो उस समय दोनों देशों ने मिलकर डिजिटल रिसर्च एंड इनोवेशन पार्टनरशिप इस्टेब्लिश की थी। इस पार्टनरशिप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,
5G, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, स्पेस रिसर्च, इन जैसी टेक्नोलॉजीज पर फोकस होता है। अभी देखो ये बात क्लियर नहीं है कि जब दोनों देशों के प्रीमियर्स मिलेंगे तो फिर कुछ इश्यूज को लेके जापान के प्रधानमंत्री अपने कंसर्न्स रेज करते हैं या फिर नहीं करते हैं। जैसे देखो बुडापेस्ट कन्वेंशन को लेके, बुडापेस्ट कन्वेंशन जो है ये साइबर सिक्योरिटी से संबंधित है। इंडिया के कंसर्न्स हैं इस कन्वेंशन को लेके, क्योंकि इस कन्वेंशन में क्रॉस बॉर्डर डेटा को के ट्रांसफर को अलाउ किया गया है, जबकि इंडिया डेटा लोकलाइजेशन पे फोकस करता है। आपको पता है इंडिया ये चाहता है जो क्रिटिकल डेटा है, बाहर की कंपनीज इंडिया में क्रिटिकल डेटा को इस्तेमाल करती हैं, इकट्ठा करती हैं, वो डेटा इंडिया में ही स्टोर होना चाहिए। यानी डेटा लोकलाइजेशन पे इंडिया का फोकस होता है, जबकि बुडापेस्ट कन्वेंशन ये क्रॉस बॉर्डर डेटा के ट्रांसफर को अलाउ करती है। इसलिए इंडिया के कंसर्न्स हैं बुडापेस्ट कन्वेंशन को लेके। तो क्या जापान के प्रधानमंत्री इंडिया के प्रधानमंत्री को बोलते हैं कि आप इस कन्वेंशन को साइन कर लीजिए या फिर नहीं बोलते हैं, ये देखने वाली बात होगी। इसके बाद चौथा पॉइंट आता है इकोनॉमिक टाइज एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट का। देखो जापान ने पिछले 20 सालों में इंडिया में $34 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं, लेकिन बावजूद इसके अभी भी जापान जो है इंडिया का 12th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। इंडिया और चाइना के बीच जितना ट्रेड होता है उसका सिर्फ 1/5 ट्रेड होता है इंडिया और जापान के बीच, यानी ट्रेड का काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। दोनों देशों का अभी जो समिट ऑर्गेनाइज होगा, यानी मोदी और सुगा आपस में मुलाकात करेंगे, तो जापान इंडिया के कुछ मैन्युफैक्चरिंग इनिशिएटिव्स के लिए अपनी सपोर्ट फिर से जाहिर कर सकता है, जैसे मेक इन इंडिया और जापान इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स। इंडिया देखो ये भी चाहेगा कि जापान इंडिया के कुछ इलाकों में जैसे अभी इन्वेस्ट कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है, फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट में और अंडमान निकोबार आइलैंड्स में, यहाँ पर जापान इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना जारी रखे, ऐसा इंडिया चाहेगा। अब आता है सबसे लास्ट पॉइंट। देखो पिछले कुछ सालों में जापान और इंडिया ने मिल के दूसरे देशों में भी काफ़ी इन्वेस्ट किया है। जैसे दोनों देश मिल के ईरान में, अफ्रीका में इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड कर रहे हैं। दोनों देशों ने मिल के म्यांमार को, श्रीलंका को काफ़ी ज़्यादा एड दी है, मदद दी है। लेकिन हुआ क्या है कि कुछ देशों में जैसे अफ्रीका और ईरान में मिल के इंडिया और जापान जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं ना, उसमें रुकावट आई है, क्योंकि देरी के कारण प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो बढ़ गई है। तो ये जो छोटे छोटे इश्यूज हैं ना, इनको सोल्व करने को लेके भी दोनों देशों के प्रीमियर्स आपस में मुलाकात करेंगे। जब दोनों देशों के प्रीमियर्स आपस में मिलेंगे महामारी ख़त्म होने के बाद, मतलब महामारी तो शायद ख़त्म ना हो अभी हाल फिलहाल में, लेकिन कम जब होगी, बातचीत के लिए माहौल अनुकूल होगा, तब ये इन सब इश्यूज़ पर चर्चा होगी। और जापान ये भी चाहेगा कि RCEP यानी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जिसमें पहले इंडिया को भी शामिल होना था, लेकिन इंडिया ने ऐन मौके पर अपने हाथ पीछे खींच लिए। अब इस पार्टनरशिप में 15 देश हैं, तो जापान चाहेगा कि इंडिया इस पार्टनरशिप का हिस्सा बने। अभी इंडिया ने इसको ज्वाइन करने का निर्णय नहीं लिया है, लेकिन अपने निर्णय पर इंडिया फिर से विचार करे और इस पार्टनरशिप का हिस्सा बने, ऐसा जापान चाहेगा। लास्ट में कंक्लूजन में कहा जाता है, देखो शिंजो आबे जो 2006 में जापान के प्रधानमंत्री थे, इन्होंने उस समय अपनी एक बुक लिखी थी जिसका नाम है उत्सुकुशी कुनी ई। इसका इंग्लिश में नाम है टुवर्ड्स ए ब्यूटीफुल कंट्री। इस बुक में उस समय जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने लिखा था कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा कि अगर आने वाले 10 सालों में और 10 सालों में जापान इंडिया की जो रिलेशनशिप है ये जापान USA और जापान चाइना रिलेशनशिप को पीछे छोड़ देती है। तो अब योशिहाइड सुगा जापान के प्रधानमंत्री हैं, इनके कार्यकाल में इस ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट करने का समय आ गया है और इंडिया को बिलीव करना चाहिए कि ये जो ड्रीम है अब रियलिटी में तब्दील होगी और इंडिया जापान के बीच में जो रिलेशनशिप है वो और ज़्यादा मजबूत होगी। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया इंडिया जापान रिलेशंस के बारे में। नेक्स्ट आर्टिकल काइमरिक रिसर्च के बारे में है। आप GS पेपर 4 यानी एथिक्स से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले हम बेसिक्स की बात करते हैं। काइमरिक एनिमल्स कौन से एनिमल्स होते हैं? देखो, काइमरिक एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो 2 अलग अलग स्पीसीज के सेल्स से बने होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए किसी एनिमल में लायन के सेल हैं, इसके साथ साथ
टाइगर के भी सेल हैं। तो दो अलग अलग स्पीसीज के सेल से कोई एनिमल ग्रो हुआ है तो वो है काइमरिक एनिमल। और एग्जांपल देख लीजिए, मान लीजिए किसी एनिमल में मंकी के सेल हैं और स्नेक के सेल हैं, तो दो अलग अलग स्पीसीज के सेल हुए उस एनिमल में, वो एनिमल हुआ काइमरिक एनिमल। और इस प्रकार से इन एनिमल्स को ग्रो करने में जो रिसर्च होती है उसे कहा जाता है काइमरिक रिसर्च। वैसे देखो, पिछले 20 सालों से इस प्रकार की रिसर्च होती आई है कि दो अलग अलग एनिमल्स के एम्ब्रियो को फ्यूज कर दिया जाता है आपस में और काइमरिक एनिमल को ग्रो किया जाता है। लेकिन अब कुछ नया हुआ है। अब क्या हुआ है, रिसेंटली सोल्क इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल स्टडीज में, ये जो इंस्टीट्यूट है ये यूएसए में है, इसमें पहली बार ऐसा हुआ कि मंकी के एम्ब्रियो में, यानी बंदर के भ्रूण में ह्यूमन सेल्स को ग्रो किया गया। बंदर अलग स्पीसीज हैं और ह्यूमन बींग्स अलग स्पीसीज हैं। तो देखो, दो अलग अलग स्पीसीज के सेल्स को ग्रो किया जा रहा है एक साथ। तो जो ऑर्गेनिज्म बनेगा वो काइमरिक ऑर्गेनिज्म होगा, काइमरिक एनिमल होगा, आप कह सकते हो। तो ये नई चीज़ है। पहले रिसर्चर्स अलग अलग स्पीसीज के एनिमल्स के सेल्स को तो एक साथ ग्रो करते थे, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि ह्यूमन बींग्स के सेल्स को भी किसी एनिमल के एम्ब्रियो में ग्रो किया गया है। तो इसलिए दुनिया भर के जो साइंटिस्ट हैं वो एथिकल कंसर्न्स रेज कर रहे हैं इस इशू के ऊपर। अगर देखो और ज़रा डिटेल से बात करें, मैकाक जो कि बंदर की एक प्रजाति है, मैकाक से एम्ब्रियो को ड्राइव किया गया और उसमें ह्यूमन स्टेम सेल्स को इंजेक्ट किया गया। तो जो मिक्सचर बना, ये कि बंदर का एम्ब्रियो था और जिसमें ह्यूमन सेल्स को इंजेक्ट किया गया था, इस मिक्सचर को अलाउ किया गया 20 दिनों के लिए कि ग्रो होता रहे। 20 दिनों तक ये एम्ब्रियो बंदर का जिसमें ह्यूमन सेल्स थे वो ग्रो होता रहा और 20 दिनों के बाद इसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया। अब देखो, अगर इस एम्ब्रियो को वापस मंकी के यूट्रस में अगर इम्प्लांट किया जाता और जो बाद में जब इस एम्ब्रियो का जन्म होता, यानी जिस एनिमल का जन्म होता उसमें तो ह्यूमन सेल्स होते हैं, तब जाके ये डिबेट जो है वो और भी ज़्यादा इंटेंस हो जाती कि उस बंदर के बच्चे का जो जन्म हुआ है उसमें तो ह्यूमन सेल्स हैं, वो पूरी तरह से बंदर नहीं है, वो एक ऐसा एनिमल है जिसमें ह्यूमन सेल्स भी हैं और बंदर का तो वो बच्चा है ही, यानी काइमरा एनिमल। तो ये पहली बार होता कि किसी ऐसे काइमरा एनिमल का जन्म हुआ है जिसमें ह्यूमन सेल्स भी हैं। ये काइमरा वर्ड जो निकल के आता है, ये देखो ग्रीक मैथोलॉजी से निकल के आता है। काइमरा मतलब एक ऐसा एनिमल जो दो स्पीसीज से मिलके बना है, पार्टली लायन या फिर पार्टली गोट या फिर पार्टली स्नेक। और इस केस में जो एनिमल का जन्म होता वो पार्टली ह्यूमन भी होता। अब देखो, एक क्वेश्चन ये उठता है कि आखिरकार इस प्रकार के जो एनिमल्स हैं वो ग्रो करते क्यों हैं साइंटिस्ट, जो दो या दो से अधिक स्पीसीज से मिलके बने होते हैं। तो इसका आंसर ये है, रिसर्च और मेडिसिन पर्पजेज़ के लिए एडवांस करंट अंडरस्टैंडिंग अबाउट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, अंडरस्टैंडिंग डिजीज़ ऑनसेट एंड प्रोग्रेशन, कैसे किसी एनिमल में डिजीज़ जो है वो प्रोग्रेस होता है, कैसे डेवलप होता है, ड्रग कैसे काम करता है, एड्रेसिंग द क्रिटिकल नीड फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। तो ये कुछ रीजन्स हैं जिसकी वजह से साइंटिस्ट इस प्रकार के जो एक्सपेरिमेंट हैं वो करते रहते हैं। अब इसमें एथिकल कंसर्न्स देखो, एक ये इन्वॉल्व हैं। एक तो कल को ह्यूमन बींग्स के एम्ब्रियोज में एनिमल्स के सेल्स को इंजेक्ट किया जा सकता है, तो क्या होगा सोच के देखिए। ह्यूमन बींग्स के जो एम्ब्रियोज हैं उसमें मान लीजिए एनिमल्स के सेल्स को इंजेक्ट किया जाता है, तो जो ह्यूमन बींग के बच्चे का जन्म होगा उसकी कैपेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। ह्यूमन बींग का कोई एम्ब्रियो था, उसमें लायन के सेल्स को इंजेक्ट कर दिया गया, तो हो सकता है कि बाद में जो ह्यूमन बींग के बच्चे का जन्म हो वो बहुत तेज़ भागता हो, क्योंकि उसमें लायन के सेल्स को भी इंजेक्ट किया गया है। तो फिर तो साइंस जो है ये प्रकृति के साथ खिलवाड़ होगा। और कुछ जो बहुत ज़्यादा अमीर लोग हैं ये चाहेंगे कि हमारे बच्चे इस प्रकार से जन्म ले कि उनकी जो कैपेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा हो, तो ये तो प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने वाली बात होगी। बाद में लास्ट में हम डिस्कस भी करेंगे राइटर क्या सजेस्ट करते हैं कि इस प्रकार की रिसर्च से संबंधित जो गाइडलाइंस हैं वो जारी करनी चाहिए विभिन्न देशों की सरकारों को। और देखो, एक एथिकल कंसर्न ये भी है, एनिमल्स के साथ इनजस्टिस होता है जब इस प्रकार की
जो रिसर्च हैं काफ़ी ज़्यादा होती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल्स का इस्तेमाल होता है एक्सपेरिमेंटेशन में और बाद में उनकी डेथ भी हो जाती है। तो ये एनिमल्स के ऊपर अत्याचार करने वाली बात है, एनिमल्स के साथ इनजस्टिस की बात है। लास्ट में अब बारी आती है वे फॉरवर्ड की। वे फॉरवर्ड में कहा जाता है, देखो स्टेम सेल रिसर्च से संबंधित नेशनल लेवल पे और ग्लोबल लेवल पे प्रॉपर गाइडलाइंस होनी चाहिए रिसर्चर्स के लिए, ताकि प्रॉपर रेगुलेशन के साथ स्टेम सेल्स के क्षेत्र में रिसर्च हो सके। और साइंटिस्ट को ये एडवाइस किया जाता है कि वो इस प्रकार की जो रिसर्च होती है वो समय समय पे पब्लिक को बताते रहें, ताकि पब्लिक ओपिनियन का भी पता लगता रहे कि जो पब्लिक जो ओपिनियन है क्या है इन इश्यूज़ के ऊपर, और पब्लिक को पता लगता रहे कि किस प्रकार की जो रिसर्च हैं वो साइंटिस्ट कर रहे हैं, ताकि एथिकल जो एस्पेक्ट्स हैं इस प्रकार के रिसर्च के बारे में, वो एथिकल एस्पेक्ट्स और मोरल जो एस्पेक्ट्स हैं वो भी सामने आते रहें और उन एस्पेक्ट्स पर भी गहराई से डिबेट होती रहे। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया स्टेम सेल्स से संबंधित रिसर्च के बारे में। ये इश्यूज देखो इसलिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इस रिसर्च से पूरा सिनेरियो ही चेंज हो जाता है कि ह्यूमन बींग्स कैसे इंटरेक्ट करते हैं नेचर के साथ। क्योंकि अगर किसी ह्यूमन एम्ब्रोयो में दूसरे एनिमल के सेल्स को इंजेक्ट किया जाता है तो जिस ह्यूमन बींग का जन्म होगा, जिस बच्चे का जन्म होगा, वो तो अलग ढंग से इंटरेक्ट करेगा ना नेचर के साथ में, तो पूरा सिनेरियो ही चेंज हो जाएगा। इसीलिए गाइडलाइंस की मांग की जाती है कि एथिकल और साइंटिफिक कंसर्न्स को देखते हुए गाइडलाइंस जारी करना जरूरी है साइंटिस्ट के लिए इस प्रकार की रिसर्च में। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आज 2 ही इश्यूज इंपॉर्टेंट थे, 2 इश्यूज को हमने डिटेल से डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।